नमस्ते, मेरा नाम अर्चना आरती है और मैं ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम सब किस में रहते हैं? देश में रहते हैं और किसी भी देश में रहने वाले लोगों को क्या करते हैं? जनसंख्या, उस देश की जनसंख्या कहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि संसाधन किसे कहते हैं, कि जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। तो संसाधन का हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए मैंने कैटेगरी भी बताई थी। उनमें से हम आज पढ़ेंगे मानव संसाधन। देखो, मानव संसाधन क्या होता है? मानव संसाधन का अर्थ होता है हम सभी क्या है? मानव है। और मानव बनने के लिए या फिर एक व्यक्ति अगर वो मानव है तो उसके लिए संसाधन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जैसे पृथ्वी पर क्या है? बहुत सारे संसाधन हैं और उन्हीं संसाधनों का उपयोग जब तक मानव नहीं करेगा तब तक वो संसाधन क्या है? बेकार है। जैसे समझो कोई कोयला है, तो कोयला पहले क्या था? चट्टान था, लेकिन उसको कोयला किसने बनाया? मानव ने, यानी यहाँ की जनसंख्या ने। तो मानव संसाधन क्या होता है? मानव संसाधन वह अवधारणा है, मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में हो या की जाए। अब देखो, कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर मानव नहीं होता तो जितने भी पृथ्वी पर संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग कोई नहीं कर पाता। इसलिए मानव संसाधनों की दृष्टि में क्या है? एक विशेष दृष्टिकोण रखता है, क्योंकि मानव को जैसे हम ऐसे तो मानते व्यक्ति है, तो बिना संसाधन व्यक्ति कैसे रह सकता है? लेकिन उन संसाधनों का उपयोग करने की वजह से मानव को क्या मान लिया गया है? संसाधन। क्योंकि जितने भी संसाधन है उन सब संसाधनों को उपयोगी बनाने का कार्य कौन करता है? मानव करता है। इसलिए मानव को भी महत्वपूर्ण मानते हुए मानव संसाधन की कैटेगरी में रखा गया है। तो देखिए, मानव संसाधन क्या एक अवधारणा है जो जनसंख्या को, यानी किसी देश में रहने वाली जनता को, जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर, यानी वहाँ की जो उस देश की अर्थव्यवस्था होती है उस पर क्या करता है? उस अर्थव्यवस्था को लागू करने के साथ साथ उस पर परिसंपत्ति यानी उस देश में जितनी भी संपत्ति है, संपत्ति का मतलब यहाँ किससे है? संसाधन से। जितने भी उस देश में संसाधन है उन संसाधनों को और अधिक उत्कृष्ट बनाने का कार्य कौन करता है? मानव करता है। जैसे कोयले का उदाहरण मैंने बताया कि कोयला पहले क्या था? एक चट्टान था। तो जब वो चट्टान था तो मानव ने क्या किया? उस पर प्रयोग करने के बाद उसने खोज की, उस पर अनुसंधान किए, अन्वेषण किए। तो इससे क्या हुआ? मानव ने उन चट्टानों को क्या बना दिया? कोयले के रूप में उसकी खोज की। और इस तरह मानव ने उनका उपयोग, यानी खुद के उपयोग के लिए वो तरह तरह के अन्वेषण और तरह तरह के अनुसंधान करता है, जिससे वो उस वस्तु की उपयोगिता को क्या करता है? और बढ़ा देता है। इसलिए मानव को एक संसाधन माना गया है। अब देखिए, संसाधन के रूप में मानव क्या करता है? उनका उत्पादन करता है, उनको कौशल प्रदान करता है और उनकी उपयोगिता को बढ़ाने का कार्य करता है। इसीलिए संसाधनों में मानव संसाधन को महत्वपूर्ण माना गया है। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या को लेकर, यानी मानव संसाधन में क्या आती है? जनसंख्या। मानव को क्या करते हैं? जनसंख्या। और ये जनसंख्या क्या है? किसी एक देश में निवास करने, यानी इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाली जनता को या व्यक्ति को, जनता को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। या संख्या लिख दो यहाँ पर, निवास करने वाली संख्या को, निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को।
तो देखो जनसंख्या क्या होती है, किसी निश्चित स्थान, जैसे अपने भारत को ले लो, तो भारत का एक निश्चित भूभाग है, निश्चित उसकी सीमा है, तो एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में एक टाइम पीरियड फिक्स कर लिया। जैसे समझ लो मैं अपने जन्म से लेकर मरण तक भारत में रहती हूँ, तो मैं कौन से देश की निवासी हो गई, भारत की निवासी हो गई। तो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास यानी रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं, जनसंख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई अमेरिका में रह रहा है तो वो अमेरिकन हो गया, अमेरिकन नागरिक, तो अमेरिका की जनसंख्या हो गई, है ना। भारत में रह रहे हैं तो भारत में बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो वो भारत की जनसंख्या हो गई। तो देखो जनसंख्या समझ में आ गई कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अब ये तो हो गई जनसंख्या की परिभाषा। अब जनसंख्या कैसे, जैसे हमारे देश में कितनी जनसंख्या, ये कैसे पता लगाया जाए, उस जनसंख्या में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग एक क्षेत्र पर निवास करते हैं, कितने लोग किस जाति के हैं, कितने लोग स्त्री है, कितने लोग पुरुष है, कितने लोग बच्चे हैं, ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये सब जानकारी हमें मिलती है जब जनसंख्या की गिनती की जाए। और यह गणना कैसे की जाती है, जनगणना के आधार पर। तो देखो जनगणना क्या होती है, जनगणना, जन यानी लोग और गणना यानी गिनती करना। तो जनगणना क्या होगी, एक निश्चित समय अंतराल में, जनसंख्या की गणना करना क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है, जनगणना कहलाता। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक निश्चित समय अंतराल का मतलब होता है एक निश्चित समय में। जैसे समझ लो अपने जैसे अभी जनगणना कितने वर्ष से हो रही है, 10 वर्ष से, यानी प्रति 10 वर्ष में जिस कोई सा भी देश हो उस देश की जनता की गिनती की जाती है, वही क्या कहलाती है, जनगणना। जैसे निश्चित कर लिया जाता है 10 साल बाद होगी। जैसे अपने पहले अभी कौन सी जनगणना 2011 में की थी ना, तो अब अभी करेंगे 2021 में आएगी, तो 2020 में जनगणना करनी पड़ेगी, तो 2021 में हो जाएगी। तो 10 साल का अंतराल होना जरूरी है। उस 10 सालों के अंतराल में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, जनसंख्या में कितनी कमी हुई, कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग पुरुष हुए हैं, कितने बच्चे नए जन्म लिए, कितनी जन्म दर है, कितनी मृत्यु दर है ना, और कितने लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं। यह सब बातें हमें कहाँ से पता चलती है, जनगणना से। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की गणना करना क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। और यह है कितने वर्ष के अंतराल से, 10 वर्ष के अंतराल से, 10 वर्ष के अंतराल से की जाती है। ठीक है, ये 10 वर्ष के अंतराल से की जाती है। अब देखो करता कौन है, कौन करता है, कोई तो जनगणना के अधीन कोई तो जनता की गिनती करता होगा, तो ये किसके अधीन है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार के गृह मंत्रालय, भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके अधीन क्या है, यह किया जाता है। इसके लिए एक यानी जो गृह मंत्रालय है उसमें एक प्रमुख व्यक्ति होगा जिसके अंडर में जितने भी व्यक्ति है वो कार्य करेंगे, तो वो कौन होगा, जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त। अब देखो जनगणना आयुक्त कौन थे, 2011 की जो जनगणना थी उस जनगणना के कौन आयुक्त थे, सी चंद्रमौली। कौन थे, सी चंद्रमौली। ये तो है भारत की बात। अब ये कौन सी जनगणना थी, जनगणना भारत की जनगणना कौन सी जनगणना थी, 15वीं जनगणना। ठीक है, भारत की 15वीं जनगणना थी। इसमें जनगणना आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली। अब जैसे अब की बार जो जनगणना होगी उसमें नए आयुक्त बन जाएंगे। और ये तो है भारत की बात कि भारत में जनगणना करने के लिए किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, वो कहलाता है आयुक्त। ठीक है, तो अभी कौन थे, सी चंद्रमौली। इसी तरह राजस्थान में अगर जनगणना कर दी जाए तो राजस्थान की जनगणना के हिसाब से कौन होगा, राजस्थान जनगणना निदेशक, जनगणना निदेशक कौन थे, श्री सुभ्रा सिंह।
सुभ्रा सिंह। तो देखो जनगणना समझ में आ गई, ये 10 वर्षों के लिए होती है और ये गृह मंत्रालय के अधीन है। जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। भारत की जनगणना 15वीं जनगणना थी और राजस्थान की जनगणना के निदेशक कौन थे? यानी भारत में तो इसको आयुक्त कहा जाता है और राजस्थान में जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के अधीन जनगणना की जाती है उसको निदेशक कहते हैं। तो वो कौन थे? श्री सुभ्रा सिंह। ठीक है। अब देखो कोई भी जनगणना की जाती है उसके लिए जनसंख्या की विशेषताएं होती है, यानी उस जनगणना से हमें क्या पता चलती है? जनसंख्या की विशेषताएं। अब देखो उसके 3 आधार होते हैं, यानी 3 बिंदु, जनगणना के 3 बिंदु। 3 बिंदु जनगणना के 3 बिंदु कौन से? एक तो जनसंख्या का घनत्व, आकार और वितरण। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा जनसंख्या वृद्धि व परिवर्तन और तीसरा होगा जनसंख्या की विशेषताएं या जनसंख्या के गुण लिख देते हैं, जनसंख्या के गुण। देखो ये तीनों बिंदु क्या है? यानी जब भी हम जनगणना करेंगे उससे हमें ये 3 बातें पता चलेगी। 3 बिंदु कौन कौन से? जनसंख्या का घनत्व, यानी घनत्व क्या होता है? किसी एक क्षेत्र में निवास करने वाले कितने व्यक्ति है। जैसे समझ लो अपना जो क्षेत्र है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो क्या बताएगा? जनसंख्या घनत्व। आकार क्या होता है कि कितनी जनसंख्या है, क्षेत्र बड़ा है तो उसके हिसाब से कितना आकार है, पूरे देश की जनसंख्या को मिलाकर फिर बताया जाता है कि वो कितनी बड़ी है या कितना छोटा देश है, वो उस आकार पर निर्भर करता है। और वितरण, वो जनसंख्या उसका वितरण मतलब उसको बांट दिया जाता है, कितने पुरुष है, कितने स्त्री है और कितने बच्चे हैं। ठीक है, वो हो गया इसको बंटवारा यानी वितरण करना। फिर आता है दूसरा कौन? जनसंख्या वृद्धि व परिवर्तन। जनसंख्या में कितनी, यानी मैंने बताया ना कि वर्ष के अंतराल से 10 वर्ष के अंतराल में होती है, तो उस जनसंख्या में 10 वर्ष पहले यानी 2001-2011 की समय को हम तुलना करें या 2011 की 2021 की अगर तुलना करें तो क्या होगा? जो आंकड़े निकलते हैं वो आंकड़े इधर तो हम लिखेंगे 2011 के, इधर लिखेंगे 2021 के। तो समझ लो 2011 में इतनी जनसंख्या आई है तो 2021 में वो अगर बढ़ गई तो इसका मतलब जनसंख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वो वृद्धि क्या कहलाती है? धनात्मक वृद्धि। कौन सी वृद्धि कहलाती है? देखो इसका बता देते हैं। ये 2 प्रकार की होती है वृद्धि, एक तो होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब है कि भाई 10 साल में जनसंख्या बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो क्या होगा? धनात्मक वृद्धि। और ऋणात्मक का मतलब कम हुई है, तो अगर उस जनसंख्या में कमी हुई है इसका मतलब वो कौन सी हो गई? जनसंख्या में ऋणात्मक है। अब ये दो है कारण मैंने बताया, बढ़ी है तो बढ़ी क्यों है और घटी है तो घटी क्यों है। इसके लिए भी क्या होते हैं, ये जो बढ़ती है घटती है ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवर्तन कहलाती है। यानी जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया है वो होता है जनसंख्या परिवर्तन। अब वो परिवर्तन कैसे होता है? ये जो जनसंख्या में परिवर्तन है वो 3 कारण से होता है। नंबर 1 देखो 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है जन्म दर, दूसरा कारण होता है मृत्यु दर और तीसरा कारण होता है प्रवास। देखो जन्म दर क्या होती है? जन्म दर का मतलब होता है कि किसी एक समय अंतराल यानी जो मैंने 10 वर्ष बताए हैं, किसी विशेष समय अंतराल में जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? 1000 में 1000 माना हमने क्या? 1000 में से जीवित बच्चे कितने हैं? जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। यानी उन 10 सालों में कितने बच्चों ने जन्म लिया। मरने को तो या फिर किसी व्यक्ति को जन्म से किसको मानेंगे? बच्चे को। तो इसलिए इसमें हम किसकी गणना करेंगे? बच्चों की। यानी एक विशेष अंतराल में, एक विशेष समय अंतराल में कितने बच्चों ने, कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया है, कितने जीवित है बच्चे। ऐसे जन्म तो बहुत सारे लेते हैं लेकिन उनमें से क्या होता है? कुछ तो मर जाते हैं। तो इसलिए जीवित बच्चों की संख्या कितनी है वो हो जाता है जन्म दर। कितने व्यक्ति मरे हैं उन 10 सालों में, कितने व्यक्ति मरे हैं वो क्या हो जाएगी? मृत्यु दर हो जाएगी। और ये क्या होता है? फिर उसका क्या प्रतिशत निकाला जाता है। दर तो हमेशा प्रतिशत में होती है, मैथ में आपने पढ़ा है, तो वो उसका प्रतिशत निकाला जाता है तो हो जाती है मृत्यु दर। और प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर
पर चले जाना। जैसे समझ लो मैं 2001 में समझ लो मैं यहाँ रह रही हूँ, 2011 तक आते आते मैं कहाँ रहूंगी, किसी दूसरी जगह, तो मेरी जनसंख्या की जो जनगणना है वो कहाँ हो जाएगी, किसी दूसरे क्षेत्र में हो जाएगी। समझ लो एक तो हम ये प्रवास भी दो तरह का होता है, एक तो मैं अपने देश में ही क्या कर रही हूँ, जैसे समझ लो पहले मैं बॉम्बे रह रही हूँ, फिर दूसरी बार हम कहाँ आ गए, कहाँ शिफ्ट होगी, जयपुर में, तो रह रही तो उसी देश में हूँ। इसका मतलब वो प्रवास का क्या हो गया, आंतरिक प्रवास, यानी अपने देश के अंदर ही जगह परिवर्तित करना। दूसरा होता है बाह्य प्रवास। बाह्य प्रवास क्या होता है, समझ लो अभी मैं इंडिया में रह रही हूँ, अगले 10 साल बाद में किसी दूसरे देश में शिफ्ट होगी, तो इसका मतलब मेरी जनसंख्या वहां से उस देश से क्या हो जाएगी, उस देश से तो कम हो जाएगी, और अमेरिका में उसकी जनसंख्या मतलब क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो वो होता प्रवास करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन, चले जाना, वो क्या कहलाता है, पलायन करना, क्या कहलाता है, प्रवास। तो जनसंख्या परिवर्तन 3 कारण से होता है। लास्ट जो पॉइंट है जनसंख्या के गुण। अब जनसंख्या के क्या क्या गुण होने चाहिए, जनसंख्या जो होती है वो आपके कितनी साक्षर है, ये उसका गुण है, यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसका गुण है। इसके अलावा कितने लोग स्वस्थ हैं, यानी स्वस्थ कितने लोग हैं, वो भी उसका गुण है। इसके अलावा जनसंख्या में जो पुरुषों का साक्षर प्रतिशत है वो कितना है, महिलाओं का साक्षर प्रतिशत कितना है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, जनसंख्या के गुण कहलाते हैं। किसमें कितनी क्वालिटी है, वो सब किसमें कहलाते हैं, जनसंख्या के गुण या विशेषताओं की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए जनसंख्या अपने विश्व के बताती हूँ, विश्व के आंकड़ों के हिसाब से जनसंख्या का आकार और वितरण बताती हूँ। जनसंख्या का आकार और वह वितरण। देखो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है, इसका मतलब पहला नंबर किसका आएगा, चीन, दूसरा भारत बता दिया मैंने, दूसरा इसका, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा स्थान इंडोनेशिया, और पांचवा किसका आएगा, ब्राजील, पांचवा स्थान आएगा ब्राजील। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, और यह इसमें पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान भारत का, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया और पांचवा ब्राजील का स्थान माना जाता है। अब देखिए जो भारत की जनसंख्या है वो कितनी है, यहां लिख देती हूँ भारत की जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या कितनी, 121.8 करोड़, 121.8 करोड़ इसकी जनसंख्या है। जो कुल जनसंख्या का कितना, यानी पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत आता है, 17.5%। 17.5% पूरी जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% अकेले भारत में निवास करता है। अब ये कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो हम लिखेंगे कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पर, वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। और ये तो है अपने भारत का क्षेत्रफल। इसी तरह विश्व के कितने क्षेत्रफल का है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है, यानी जो यहाँ की जनसंख्या 121.8 करोड़ वो 32.8 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल पर असमान रूप से वितरित है। अब मैंने असमान क्यों कहा, क्योंकि एक स्थान पर निश्चित नहीं है, एक स्थान पर फिक्स नहीं किया गया, इसको लोग एक जगह रहते हैं तो मान लिया, लेकिन क्या है अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जैसे उनको संसाधन प्राप्त हो रहे हैं वैसे वैसे वो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो पूरे विश्व की स्थलीय सीमा का कितना, स्थलीय भाग का 2.4% भाग है, उस पर 121.8 करोड़ जनता क्या कर रही है, निवास कर रही है।
अपने भारत की बात चल रही है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितनी है? 19.98 करोड़, इतनी जनसंख्या है। ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की है। कितनी है? 6.10 लाख। ठीक है। अब हम इसको और इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश बता देती हूँ। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक किसकी है? दिल्ली। और न्यूनतम किसकी है? न्यूनतम आपके लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। अब दिल्ली की कितनी है? 1.67 करोड़। 1.67 करोड़। और इसकी है 64,429। ठीक है, 64,000 ही है। देखो यहाँ पर करोड़ों में बात चल रही है, यहाँ कितनी? 1000 में। लक्षद्वीप। अब देखो केंद्र अपनी सर्वाधिक जनसंख्या तो अभी उत्तर प्रदेश की कितनी है? 19.98। राज्यों की बात चल रही है। और अगर न्यूनतम राज्य की जनसंख्या आ जाए तो आ जाएगी सिक्किम की। उस पर कितने लोग निवास कर रहे हैं? 6.10 लाख लोग ही। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? दिल्ली में, और 1.67 करोड़। और जबकि न्यूनतम जो हम लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला है वो कौन सा प्रदेश है? लक्षद्वीप। उसमें कितनी है? 64,429। अब इसका हम ट्रिक कैसे याद करेंगे? उत्तर प्रदेश का सिक्का भारी है। अब देखो उत्तर प्रदेश का सिक्का भारी है। उत्तर प्रदेश का सिक्का मतलब क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्का मतलब क्या हो जाएगा? सिक्किम। यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किससे भारी है? सिक्किम से। यानी जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की और न्यूनतम जनसंख्या किसकी हो जाएगी? सिक्किम की हो जाएगी। ठीक है। अब राजस्थान की बात कर लें। ये तो है भारत की, क्योंकि आपके राजस्थान और भारत दोनों साथ साथ चलेंगे। ज्यादा बड़े क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। सिर्फ आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चन है जिसका मैं ट्रिक भी बता रही हूँ वो आप ध्यान रख लेना। तो राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? जयपुर में। और न्यूनतम कहाँ करती है? जैसलमेर। क्योंकि जैसलमेर क्या है? शुष्क प्रदेश है और जयपुर यहाँ की क्या है? सिटी है। इसलिए जयपुर में सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं और जैसलमेर में सबसे कम लोग निवास करते हैं। इसी तरह आपको एक चीज और बता देती हूँ, राजस्थान भारत का कौन सा है? 8वां राज्य है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? 8वें स्थान पर है। क्योंकि भारत की आधी जनसंख्या जो है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश इन सब में क्या करती है? निवास करती है। इसलिए राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? 8वें स्थान आता है। जबकि ये तो है जनसंख्या के क्षेत्र में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है। लेकिन जो जनसंख्या उसके वो कौन से स्थान पर आती है? 8वें स्थान पर इसका रैंक है। अब राजस्थान की जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़। ठीक है, 6.85 करोड़। या फिर इसको पूरा भी अगर आपको लिखवाऊं तो कितनी है? 6,85,437, इतनी इसकी जनसंख्या है। तो आप इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हो। 6.85 करोड़ राजस्थान की कुल जनसंख्या है, जिसमें जो कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? यानी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल पर यह क्या कर रही है? निवास कर रही है। कितनी जनसंख्या?
6.85 करोड़ कितने क्षेत्र पर 3,42,239 क्षेत्रफल पर निवास करती है, असमान रूप से निवास करती है। अब है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि मैंने अभी बताया था आपको, किसी विशेष समयांतराल में जनता में क्या होती है, किसी देश की जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि है वो मैंने बता दी 3 तरह से होती है। कौन कौन से कारण? नंबर 1 जन्म दर, नंबर 2 मृत्यु दर और नंबर 3 क्या होता है, प्रवास। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। इसी को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन 3 कारणों से हो सकता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, इन तीनों से। ठीक है, जन्म दर क्या होती है, एक वर्ष में प्रति हजार जीवित बच्चों की संख्या, जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, जन्म दर। यानी एक साल में 1000 व्यक्तियों पर कुल जीवित बच्चे कितने हैं। ठीक है, उनमें जो जितने बच्चों ने जन्म लिया उनमें से जीवित कितने हैं, वो क्या कहलाता है, जन्म दर। इसी तरह मृत्यु दर भी यही होता है, एक वर्ष में प्रति 1000 क्या होगा, जीवित बच्चों की जगह क्या होंगे, मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। और एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर क्या होता है, कितने लोग इधर से उधर यानी कितने लोगों ने पलायन किया है, वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रवास कहलाती है। अब आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल। प्रति इकाई का मतलब क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली के निवास करने वाली जनसंख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, उस जगह का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो अपने भारत का जनसंख्या घनत्व यानी अपने भारत में 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व औसत, यानी हम औसत निकालते हैं ना पूरे देश का, तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 जो 1 किलोमीटर है, उस 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं। तो जैसे औसत घनत्व कितना निकाला कि 382 लोग क्या कर रहे हैं, 1 किलोमीटर में निवास कर रहे हैं पूरे भारत में, औसत निकाल के बताया। उसमें देखो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, किसी क्षेत्र में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं और किस क्षेत्र में सबसे कम रह रहे हैं, और वो किस पर, 1 किलोमीटर के दायरे का बताया जा रहा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ, बिहार में। कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी बिहार में कितने लोग रह रहे हैं, 1 किलोमीटर में 1102 लोग रह रहे हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश में यही स्थिति, अरुणाचल प्रदेश में देखो कितनी है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, ये तो सर्वाधिक हो गया, न्यूनतम यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर आएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कितने लोग, 17, सिर्फ 17 लोग, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो कितना अंतर है, बिहार में 1102 लोग रह रहे हैं, वहीं 1 किलोमीटर के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग रह रहे हैं, 17 लोग। इसका मतलब क्या, यहाँ का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि यहाँ की जनसंख्या
जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है उस पर असमान रूप से वितरित है। असमान रूप हो गया ना, समान थोड़ी है दोनों, इसलिए ये क्या हो गया, असमान रूप से वितरित हुई है। इसी तरह ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो है राज्य की बात। भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा कहाँ आएगी, दिल्ली में। सबसे ज्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं। कितने रह रहे हैं, 11,320 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि सबसे कम कहाँ रह रहे हैं, यही सबसे कम आएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार में कितने लोग रह रहे हैं, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आ जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आ जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तब तो आप क्या करोगे, बिहार। और अगर आ जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, तब आप क्या करोगे, दिल्ली। क्योंकि दिल्ली में देखो यहाँ 1102 और यहाँ 11,320 लोग 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। लेकिन यह दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश का अलग से क्वेश्चन आए कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक कितने लोग निवास कर, कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं, तो आएगा दिल्ली में। और सबसे कम अंडमान निकोबार में कितने, 46 लोग निवास कर रहे हैं। अब इसका देखो, आपको ऐसे याद नहीं रहे तो इसका एक ट्रिक है। बिहार में एक लड़का रहता था, कौन, अरुण। बिहार में एक अरुण नाम का लड़का रहता था, और जब वो बिहार में रह रहा था तो उसी समय उसकी इच्छा हुई क्या खाने की, अंडे खाने की। अंडे खाने की उसकी इच्छा हुई, ठीक है। अब उस समय बिहार में क्या था, लॉकडाउन चल रहा था, इसीलिए अरुण को अंडे मिले नहीं। अब अरुण को जब अंडे मिलेंगे नहीं तो वो भूखा रह जाएगा, और वो भूखा रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी कि मैं अंडे खाऊं। इसीलिए वो कहाँ गया, वो दिल्ली। वो दिल्ली गया, और दिल्ली जाकर क्या किया उसने, वह दिल्ली आया, और दिल्ली आकर उसने अपना क्या किया, जो उसकी इच्छा थी, फिर इच्छा को उसने संतुष्ट किया। तब जाके अरुण को क्या हुआ, आराम आया। तो इसका मतलब क्या है, बिहार में अरुण अंडे खाने, बिहार का अरुण है, बिहार का अरुण अंडे खाने दिल्ली आया। तो बिहार सर्वाधिक क्या है, जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, ये आ जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, बिहार में। और राज्यों की बात चले तो किसका आएगा, न्यूनतम। तो यहाँ लिख दो आप न्यूनतम। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। इसी तरह आप ले लो दिल्ली। दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, दिल्ली का। और इसी तरह अंडमान निकोबार का क्या है, न्यूनतम। केंद्र शासित प्रदेशों की बात चले तो इसका मतलब न्यूनतम किसका है, अंडमान निकोबार। अंडे का मतलब हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर कितने लोग, 46 लोग ये क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। और यहाँ पर कितने, 17। देखो यहाँ पर 17 और यहाँ पर कितने, 46। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे कुछ भी हो तो आप क्या करोगे, उसमें अरुणाचल प्रदेश का ही नाम, अरुण का मतलब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का, पहले तो बता देते हैं राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना था, 382। राजस्थान का कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, जयपुर। और कितने लोग निवास करते हैं, 595 लोग। कितने क्षेत्र में, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं, 595। और वहीं न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो कौन सा है, वो है आपके जैसलमेर।
अब देखो आपको अरुणाचल प्रदेश का याद रखो और बोले जैसलमेर का, बात एक ही है, क्योंकि इसका भी कितना है 17। अरुणाचल प्रदेश का 17 था ना, जैसलमेर का भी कितना है 17, यानी 1 किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं। और वहीं वहां पर क्या है, वहां पर पहाड़ ज्यादा है इसलिए लोग कम निवास करते हैं, और यहाँ पर मरुस्थल ज्यादा है इसलिए यहाँ पर कम लोग निवास कर रहे हैं। जयपुर सिटी है और उधर बिहार क्या है, बिहार में वो खेती का क्षेत्र ज्यादा है ना, इसीलिए वहां पर लोग निवास करते हैं। तो राजस्थान में औसत जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है जयपुर, कितना है उसमें 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला वो है जैसलमेर, और उसका क्या होगा ये 17 वर्ग किलोमीटर। अब इसका देखो जो ट्रिक है वो बता देती हूँ। जयपुर से क्या ले लेंगे हम, जय, और जैसलमेर से क्या ले लेंगे, जैस्मीन। जैस्मीन का तेल आता है ना, तो जय जैस्मीन से ज्यादा घना है, यानी जय अगर जैस्मीन का तेल लगाता है तो उसके बाल क्या हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। तो जय जैस्मीन से क्या हो गया, ज्यादा घना हो गया, उसके बाल क्या हो गए, ज्यादा घने हो गए। तो जय क्या है, घना है, घना का मतलब हो जाता है घनत्व, घना से क्या लोगे आप, घनत्व। जय का मतलब हो जाएगा जयपुर और जैस्मीन का क्या हो जाएगा, जैसलमेर। तो किसका घनत्व किससे ज्यादा है, जयपुर का घनत्व जैसलमेर से ज्यादा है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। पाठ काफी लेंथी है इसलिए इसका आधा जो भाग है वो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मैंने आंकड़े बताए हैं ये आप एक बार और रिवीजन कर लेना। रिवीजन करने से ये ट्रिक बार बार याद करोगे, उससे क्या हो जाएगा, आपको ये रट जाएंगे। और उसके बाद आप इनको आराम से जनसंख्या घनत्व को अलग अलग ना याद करके अगर आप एक ट्रिक के माध्यम से याद करोगे तो आपको ये क्या हो जाएंगे, थोड़ी देर में ही याद हो जाएंगे, और फिर आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी, अगर आपके कोई, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। आप सभी को अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्ते।